तारिक अहमद लारी साहब को नहीं पता है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि पूरे मुस्लिम समाज को दे देंगे, तो उसमें शेख, सैयद, कुरैशी, पठान सब इंक्लूड हो गए। ये ऐसे नहीं कहा जा रहा, जो बगैर उसके दिया गया है वो तो समझ में आता है, मगर जो मुस्लिम के नाम पे देने की बात है वो। अब जो तारिक अहमद लारी साहब ने बड़ी मजेदार बात कही, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये पता नहीं 6% किसके लिए कह रहे थे कि 6% किसको दे दो, मुझे समझ में ना आ रहा 6%, मगर भागीदारी की बात आजकल बड़ी मजेदार है। ऐश्वर्य जी, जो लोग हम लोगों से पूछते थे मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं, पूछिए ये महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं, यह बताइए। 545 सीटें हैं, इंडी गठबंधन से पूछेगा 20% के हिसाब से 120 टिकट दिए हैं। चुनौती से कहता हूं, दिखा के जाइएगा 120 मुसलमानों को टिकट दिए हो तो। यह है असली संख्या भारी। और लारी साहब, अगर आप कहेंगे कि किसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ईमानदारी से कह दीजिए कि मुसलमान 14% हैं। फिर हिंदुस्तान में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास क्यों है? उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए जितनी संख्या भारी है, अन्यथा मंदिरों से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन भारी है, मगर उसके बावजूद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी है। इसीलिए जनता के अंदर बहुत समझदारी है और आप उस समझदारी के ऊपर कोई गलती मत करिए। मगर एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, देखिए रिजवान साहब यहां बैठे हैं और राहुल देव जी पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आजादी के समय 20% मुसलमान था ब्यूरोक्रेसी में, पढ़ाई लिखाई में मुस्लिम सबसे आगे था। 1931 की सेंसस में यूपी में रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी। हिंदुओं में सबसे जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी मानी जाती थी ब्राह्मण, वो 15%, क्षत्रिय 13%, सैयद मुसलमान 24%। और कोई ये एलबी ना ले कि सब पाकिस्तान चले गए। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से सिर्फ 5-6 लाख मुसलमान गए थे। आजादी से पहले मुसलमानों की आबादी 15.3% थी, उत्तर प्रदेश में 14.5% रही। हमने बचपन में लखनऊ में शेवरलेट पे चलने वाले बड़े से बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, जज और सब कुछ देखे हैं। और जिसने ना देखे हो तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, आजादी के बाद सबसे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज में उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली और उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, बड़े से बड़े शायर मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, हजरत जयपुरी, ये सब कहां चले गए भैया? ये देखते देखते पिछड़ भी गए, आर्थिक दृष्टि से देखते देखते निपट भी गए। क्यों निपट गए? ये सब 1976 में जब ये देश सेकुलर बना और सेकुलर का दुरुपयोग किया गया, उसके बाद ऐसा मदरसे में ढेला गया कि सबसे इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी मानी जाती थी, शेर और शायरी के लिए बड़ा दिमाग चाहिए होता था, वो कहती आज हम सबसे पिछड़ गए। गजब है भैया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2013 में आई, 67 साल देश की आजादी को हो गए थे, 6 साल बीजेपी का शासन रहा था और 61 साल सेकुलर दलों का शासन रहा था। किसने मारा आपको? हमने नहीं मारा, इस सेकुलर सियासत ने मारा। तो मैं एक बार जो पार्लियामेंट में बोल चुका था, दोबारा वो बोलता हूं, किसी को किसी की अदावत ने मारा, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। मगर आंखें खोलो मेरे भाई, आज भी वो तुमको मार ही रहे हैं। तुम्हारे दिल में खौफ पैदा करते हैं बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी, कुछ नहीं होता। वो आपकी पूरी लियाकत और आपकी सदाकत खाते चले जाओ। ओके, दानिश भाई बोले नहीं है अभी तक। दानिश जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। रिजवान साहब आप बोल चुके, मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास। दानिश जी बोलिए। जी का जवाब दे लेना आप दीजिएगा, रिलैक्स। जब बोलना था तब तो आप बोलो बोलो कर रहे थे, अब रुकिए, होल्ड कीजिए। दानिश जी कहना चाहता हूं कि दरअसल रिजर्वेशन के ऊपर जब बात है ना, तो सुधांशु भाई बहुत सारा बोले, बहुत सारे दूसरे साथी भी बोले, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से जो पैरामीटर्स भारतीय जनता पार्टी की टॉप मोस्ट लीडरशिप पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से वो निशाने पर लिए हुए हैं मुसलमानों को, देश के अंदर में मुसलमानों का तमाम तरीके से बाइकआउट कराने का जो पूरा कॉन्स्पिरेसी में आप देखिए, इंडी गठबंधन के नाम से जो विरोध किया जा रहा है या फिर दूसरी तरफ से आरक्षण के नाम पर जो देने की बात है। पिछले 70 सालों में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या उसके अलावा की भी पार्टियां रही हो सत्ता में, इन तमाम लोगों ने जो बातें की हैं वो तमाम कागजी बातें हैं। सुधांशु भाई जो बात कह रहे हैं कि 1930 में क्या स्टेटस था, 22 में क्या था, 25 में क्या था, और जिन बिस्मिल्लाह जी का और बाकी जो लोगों की बात कर रहे हैं उनकी उम्र देख लीजिएगा।
अगर देश में एलीट क्लास जो तबका था वो तमाम यहां से चला गया और उसके बाद जो गरीब गुरबा मुसलमान यहां रह गया, ये कमीशन के रिपोर्ट बताते हैं। और जो आधार है इस देश में रिजर्वेशन के लिए बात कही जा रही है, राहुल जी आ रहा हूं, तमाम आधार खत्म कर दूं मैं ऐश्वर्या, वो तमाम आधार जो है वो धर्म के आधार पर नहीं है। सुनिए ऐश्वर्या 10 सेकंड, वो धर्म के आधार पर नहीं है। वो तमाम आधार जो है आपके सामाजिक और बाकी जो पिछड़ापन है उसका आधार है। अब अगर आपको ये परेशानी है तो मुझे ये बता दें सुधांशु भाई कि आप मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे? सुधांशु जी क्विक रिस्पॉन्स, राहुल जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा। सुधांशु जी क्विक वाला मैं बता रहा हूं, हमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुसलमानों के इतने बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाए, इन्होंने कहा कि वो सब चले गए। अब यहां कौन रहेगा? आज मुसलमानों का प्रतिनिधि कौन? इशरत जहां, याकूब मेनन, अबू सलेम, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, छोटा शकील, ये बताइए बुरहान वानी। अरे आप अपनी बात करिए भैया, आप इनसे जिस दिन अपने को जोड़ना छोड़ देंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब भाई पूरी बात सुनिए, चिल्लाइए नहीं, मैं आपके बीच में नहीं चिल्ला रहा था। दानिश जी बीच में करिए, दानिश जी बात करिए, आ रहा हूं। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। दानिश जी डोंट डू दिस, मैं सिर्फ सुनिए, पूछ रहा हूं। अरे सुनो मेरे भाई, ओके दानिश जी, नो थैंक यू। जिस दिन आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बोलिए क्या यार बोलिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। Relax. सुनिए, जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनसे बड़ा साइंसदा आलमे इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 300-400 सालों में, उसके साथ मुसलमान अपने को नहीं जोड़ता। वो वीर अब्दुल हमीद के साथ नहीं जोड़ता जिसने परमवीर चक्र पाया। भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के साथ नहीं जोड़ता। और पहली शहनाई जिसने बधाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1947 में, उसे भारत रत्न 2001 में मिलता। अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सरकार नहीं देती है। और तमाम आतंकवादियों को, हजरत बल के मस्जिद में बैठे आतंकवादियों को बिरयानी देती है, मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न नहीं देती। मेरे भाई, बीमारी आपके अंदर है, संभालो अपनी बीमारी को। और ये बीमारी ऐसी है वो अपने आप पे सबको निपटा देती है, चिंता मत करिए। पाकिस्तान में बीमारी आ गई थी, वो निपट गए। आपके अंदर बीमारी आ रही है, आपके लिए समस्या है। एक से एक दानिशमंद है। मुसलमानों में अपनी अखलियत को, अपनी लियाकत को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी बुद्धिमत्ता को पहचानिए, तब आपकी ताकत बनेगी। मुझे लगता है रिजवान साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझसे। ओके, राहुल देव जी कुछ कह रहे हैं। रिजवान जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड। हाँ रिजवी जी प्लीज। हाँ राहुल देव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल जी। मैं ये कहना चाहता था कि लालू यादव जी के बयान की हम सभी निंदा कर रहे हैं, मैं तो कर ही चुका हूँ, और जाहिर है कि उन्होंने ये क्यों कहा। लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ा अभी तक कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वर चल रहा है इस पूरे चुनाव अभियान में, कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके महिलाओं ने छोटा बहुत जो सोना चांदी जमा करके रखा है शादी और उस बेटी को उसके लिए, वो छीन लेंगे। और अब तो उन्होंने आज जो वो लगातार बोल रहे हैं कि ये लोग SC, ST, OBC सारे आरक्षण को लेकर ये मुसलमानों को दे देंगे, तो ये किसने कहा है? ये कहाँ लिखा गया है? किस घोषणा पत्र में है? क्या कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता ने कहा है? क्या राहुल गांधी ने कहा है? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ से आ गई? कहीं लिखी है? किसी ने बोली है?